हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बेटा आज हम लोग एक और नई एक्टिविटी लेके आए हैं क्लास 10 की मेटल एंड नॉन मेटल में। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे कि मेटल गुड कंडक्टर है तो कैसे है। इससे पहले भी बात कर चुके हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आज हम लोग एक बैटरी लेंगे, एक इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, कुछ ऐसा होने वाला है। ठीक है, स्टार्ट करें। तो चलिए हम लोग चलते हैं एक्टिविटी 3.6 की तरफ। ठीक है, तो मैं आपको पहले पढ़ के बता दे रहा हूँ 3.6 में क्या कहा है। आपको क्या करना है, आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट लेना है। ठीक है, आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट लेना है। उस इलेक्ट्रिक सर्किट में आपको क्या करना है, दो टर्मिनल को फिक्स करना है, एक ए टर्मिनल एक बी टर्मिनल। अभी रुक जाइए, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद आपको एक बल्ब लगाना है। फिर उसके बाद आपको बीच में अपना दिया हुआ सैंपल को इंसर्ट करना है, लगाना है बीच में, अपने सैंपल को बीच में ले जाना है। अब वो कौन सा क्या ले जाना अभी मैं बताऊंगा। और उसके बाद देखना है कि बल्ब ग्लो होगा या नहीं होगा, यानी कि बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा। ठीक है, मैं बताऊं आपको। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, ऐसे एनसीईआरटी में आपकी बुक में बना होगा। देखिए यहाँ पे एक बैटरी है। ठीक है, और उस बैटरी में आप देखेंगे एक यहाँ पे एक हमारे पास क्लिप है। उस क्लिप को मैंने एक दूसरे बल्ब से जोड़ा है। एक ये बैटरी आई है और इस बैटरी में एक क्लिप है, क्लिप से एक वायर आया है, वायर में एक इधर से क्लिप है और एक इधर से क्लिप है। ये बल्ब को जोड़े हुआ है, बीच में क्या है, बल्ब है हमारा। और यहाँ पे लगा है स्विच, ये डॉट से स्विच दिखा रहे हैं। और इससे एक हमारा वायर आया आया आया, यहाँ पे क्लिप है। और बैटरी के दूसरी साइड, टर्मिनल साइड दूसरी तरफ एक और वायर आया, उससे क्या जुड़ा है, क्लिप जुड़ा है। ठीक है, अब आपके एनसीईआरटी में बेटा यहाँ पे लिखा है इंसर्टेड सैंपल। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं आपको अब इस दो क्लिप के बीच में यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है एक कोई अपना जो चेक करना है। क्या चेक करना है, बल्ब को ग्लो करना है। और ग्लो करने के लिए यहाँ पे क्या इंसर्ट करेंगे, क्या लगाएंगे, यानी कि मेटल लगाएंगे। क्यों, क्योंकि मेटल क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। अब हमें ये देखना है कि ये बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए इस सेटअप में क्या करना है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक मेटल को लगा देंगे। एक मेटल किसके बीच में लगा देंगे, दो क्लिप के बीच में एक मेटल रख देंगे। कोई भी मेटल रख दो आप, मेटल ढेर सारे मेटल हमारे पास, अल्कली मेटल, अल्कलाइन मेटल, डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, मेटलॉइड के हमारे किस तरफ, लेफ्ट हैंड साइड हमारे जितने आते हैं मेटल आते हैं, और राइट हैंड साइड जितने आते हैं हमारे वो नॉन मेटल आते हैं। तो कोई भी एक उठा के मेटल इन दोनों के बीच में रख देंगे। यहाँ पे इधर से बैटरी जुड़ी, बल्ब जुड़ा है, जैसे ही इनके बीच में मेटल लेके जाएंगे वैसे ही यहाँ पे बल्ब क्या होगा, ग्लो कर जाएगा, जल जाएगा। यहाँ पे बल्ब क्या होगा, ये बल्ब ग्लो कर जाएगा। ग्लो का मतलब जलना, वो वाला जलना नहीं, मतलब ऑन हो जाना। ठीक है, तो यहाँ से ग्लो हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, इसलिए हुआ बेटा, ऑब्जर्वेशन हमने पता करे। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बेटा मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मेटल के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्लो करते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स के जरिए से हमारा ये बल्ब ग्लो हो जाएगा। तो मेटल क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। यू मस्ट हैव, अच्छा एक और बात बता दे रहे हैं कि यहाँ पे छोटी सी बात बता दे रहे हैं, यू मस्ट हैव को पढ़ने से पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे एक एक्सेप्शन भी आता है। अगर कोई पूछे कि सर सारे ही मेटल इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पे ये क्या करेंगे, यहाँ पे सारे ही मेटल क्या ऐसे होंगे जो बल्ब को ग्लो कर देंगे, नहीं, एक एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन कौन सा है, टंगस्टन। टंगस्टन एक ऐसा मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर पाएगा, ट्रैवल नहीं करने देगा और बल्ब नहीं जलेगा। अगर कोई पूछे कि सारे ही मेटल ग्लो कर देंगे, नहीं, सारे मेटल करेंगे लेकिन एक मेटल को छोड़ के, उसको कहते हैं टंगस्टन। टंगस्टन को हम लोग क्या कहते हैं, टंगस्टन को हम लोग डब्ल्यू कहते हैं, टंग, TUNGSTEN। ठीक है, अब देखिए, यू मस्ट हैव सीन दैट द वायर दैट कैरी करंट इन योर होम्स यू हैव अ कोटिंग ऑफ PVC और रबड़। आपने देखा होगा जब आपके वायरिंग वगैरह होती है, तार वगैरह लगता है, कोई वायरिंग होती है, जब इलेक्ट्रिसिटी, आप लोग कोई नया घर बनाते हो, अपने क्या जो घर है आपके जहाँ रहते हो, तो जब इलेक्ट्रिसिटी की आपको दौड़ानी होती है अपने घर में तो वायरिंग होती है। वायरिंग किससे होती है, ऐसे तो हो नहीं जाएगा कि वायरिंग कोई भी चीज़ से कर दे तो उससे क्या हो जाएगा, शॉक वगैरह लग जाएगा।
तो हम लोग जो वायरिंग करते हैं अपने घर में जिसमें करंट का फ्लो हो तो वो करते हैं पीवीसी से। पीवीसी की वायरिंग होती, कहते नहीं कॉपर की वायरिंग होती है, और कॉपर की जो वायरिंग होती है उस पर क्या चढ़ा होता है, कहते नहीं कि प्लास्टिक उस पर चढ़ा होना चाहिए, अगर प्लास्टिक नहीं चढ़ा होगा तो करंट लग सकता है, रबड़ का होना चाहिए। अब ये प्लास्टिक कौन सा है, ये पीवीसी है। पीवीसी का मतलब होता है बेटा यहाँ पे पॉली विनाइल क्लोराइड, ठीक है, इसको बोलते हैं पॉली विनाइल क्लोराइड। ये और रबड़ होता है, रबड़ में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकती क्योंकि वो इंसुलेटर है। ये जो प्लास्टिक चढ़ा होता है वायरिंग पे इसको पीवीसी बोलते हैं। कॉपर की वायरिंग वगैरह होती है तो देखा होगा तारों के ऊपर क्या चढ़ा होता है, एक पीवीसी प्लास्टिक जिसको आप लोग बोलते हैं। पीवीसी का मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये ज़्यादातर ये एक तरीके का पॉलीमर है, ये एक तरीके का पॉलीमर है। पॉलीमर वो होते हैं एक तरीके के इंसुलेटर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना कर पाए। अगर आपको ज़्यादा जानना है इसके बारे में पीवीसी के तो आप क्लास 12th में आएंगे, तब मैं आपको एक पॉलीमर चैप्टर पूरा पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो पीवीसी जो होता है बेटा एक तरीके से ऐसे देख लिया आपके घर में जो एक जिसको बोलते नहीं, जैसे कि जो आपके यहाँ टैंक रखा होता है, ठीक है, 500 लीटर 1000 लीटर का जिसमें पानी स्टोर करते हैं, वो भी पीवीसी से बना होता है, ठीक है। तो वही पीवीसी है और इस कारण इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो होती। तभी से हम लोग घर में वायरिंग कैसी होती है, कॉपर वायरिंग होती है, बहुत सारे होती हैं, लेकिन उसके ऊपर जो चढ़ा होता है पीवीसी या रबड़ वगैरह जिसको बोलते हैं उसमें नहीं करती है, ठीक है। अब देखिए इन्होंने क्वेश्चन जो इसमें पूछा है, इसी में क्वेश्चन कुछ पूछे हैं इन्होंने, वाई आर द इलेक्ट्रिक वायर्स कोटेड विथ सच सब्सटेंसेस, ठीक है। ये कह रहे हैं जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं हमारे घर में, इसमें है इसको पीवीसी से और रबड़ से क्यों कोटिंग करते हैं। अभी मैंने बताया बिकॉज पीवीसी और रबड़ लाइक मटेरियल आर इंसुलेटर। इंसुलेटर किसे कहते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना कर पाए, इस वजह से इसके ऊपर कोटिंग करते हैं। दूसरा क्या पूछा, व्हाट हैपन व्हेन द मेटल स्ट्राइक अ हार्ड सरफेस, डू दे प्रोड्यूस अ साउंड। कहने लगे अगर कोई मेटल के ऊपर भारी भरकन हार्ड सब्सटेंसेस कोई अगर टकराए मेटल से तो कोई साउंड प्रोड्यूस होगा। देखते हैं तो क्या लिखा है यहाँ पे आंसर, द मेटल दैट प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस आर सेड टू बी सोनोरस, ठीक है। सोनोरस किसे कहते हैं, देखा होगा आपने। कहने लगे कि यहाँ पे अगर कोई भी हमारे पास मेटल से कोई हार्ड बॉडी या हार्ड सब्सटेंसेस स्ट्राइक करता है तो एक आवाज़ आती है जिसको कहते नहीं, ऐसे आप लोग ने देखा होगा बचपने में कोई सो रहा हो उसके पास ले जाके बजाने लगे, बहुत ही एकदम ऐसे सोनोरस आती है, जैसे घंटी नहीं लगी होती है, घंटी लगी होती है, स्कूल की बेल वगैरह होती है, वो कैसा साउंड देती है, सोनोरस, उसी को बोलते हैं सोनोरस। जैसे कि कहते नहीं, जैसे कि ऐसे मारा टन करके आवाज़ नहीं आती है, वैसे ही सोनोरस उसी को बोलते हैं, ठीक है। जो आपके कॉलेजेस स्कूल वगैरह में लगी होती है बेल बजाने पे जैसे लगता है कि कान को भी एकदम नुकसान पहुंचा दिया, तो उसी को बोलते हैं सोनोरस साउंड कहते हैं। ऐसा साउंड प्रोड्यूस होगा जब कोई मेटल बॉडी से स्ट्राइक करेगा, हार्ड सब्सटेंसेस लड़ेगा, ठीक है। फिर इन्होंने कहा व्हेन वी स्ट्राइक दीज मेटल आर रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस, जब ये स्ट्राइक करेगा तो रिंगिंग साउंड बजेगा, ठीक है, जैसे कि आप क्या कॉलेज में स्कूल में जैसे हमने अभी बताया, ठीक है। चलिए ठीक है, अब बेटा यहाँ तक की आपकी एक्टिविटी पूरी हो गई। अब एक छोटा सा मैं आपको और एक और दे रहा हूँ, यहाँ तक की एक्टिविटी हो गई है, इसके नीचे मैं अपनी तरफ से कुछ थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ। अगर कोई पूछे कि सर मेटल तो हो गया, यहाँ पे मेटल को बीच में प्लेस करा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करी, बल्ब जल गया, लेकिन अगर नॉन मेटल होता तो क्या ऑब्जर्वेशन होते, तो ऑब्जर्वेशन बेटा नॉन मेटल के होते, नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर। नॉन मेटल बैड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर का मतलब है गुड नहीं है, बैड का मतलब ये हो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और हीट फ्लो ना कर पाए, उसे कहते हैं नॉन मेटल कहते हैं, ठीक है। फिर एक्सेप्शन एक बता दे, हमने कहा जैसे यहाँ पे सारे ही मेटल इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करने देते, सारे ही मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर फ्लो करते हैं, लेकिन कुछ को छोड़ के एक्सेप्शन जो बताया था टंगस्टन का। लेकिन यहाँ पे भी सारे नॉन मेटल ऐसे नहीं होते जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी ना फ्लो हो, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर फ्लो हो सकती है लेकिन वो नॉन मेटल में आते हैं। कौन कौन से होते हैं, कार्बन फाइबर, कार्बन फाइबर ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है स्टील से, देखा होगा आपने चमड़े की मैट वगैरह जैसे होती है, ठीक है, चमड़े की होती नहीं, प्लास्टिक जिसको बोलते हैं, खींचते हैं तो खिंचती जाती है, वो स्ट्रॉन्गर होती है स्टील से भी, ठीक है। तो कार्बन फाइबर हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ग्रेफाइट में भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। सर कैसे, क्योंकि ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर जो होता है बेटा वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा मान लिए
ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है, ऐसा ऐसा ऐसा, ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है। और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खाली होता है, और जहाँ इलेक्ट्रॉन होगा वहाँ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन खाली होता है, ये जो बेटा होता है ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनता है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए ऐसा बनता रहेगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऐसा बनेगा यहाँ पे, ठीक है, फिर ये नीचे आएगा, इधर ऐसा बनेगा, फिर ये ऐसा 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 ऐसा, फिर यहाँ पे आएगा ये इधर ये इधर ये इधर ये इधर। तो ये एक लेयर बाय लेयर स्ट्रक्चर बनता रहता है ग्रेफाइट का। ये 6 हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर होता है, और ग्रेफाइट के पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, एक वैलेंसी फ्री होती है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन फ्री तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। इसलिए यहाँ पे नॉन मेटल में क्या होता है, ये गुड कंडक्टर होते हैं, है नॉन मेटल लेकिन फिर भी फ्लो करेगा, ठीक है, इसको नोट करिए जल्दी से। फिर अब देखिए बेटा, आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट हेडिंग आई है, एक्टिविटी 3 पॉइंट जो अभी हम लोगों ने की है 3.6, उसके नीचे देखिएगा लिखा होगा नॉन मेटल। ये नॉन मेटल क्या है उसको एक्सप्लेन करिए, और लिखा होगा कि आप पीछे पढ़ चुके हो, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ। नॉन मेटल किसे कहते हैं बेटा? नॉन मेटल कहाँ पाए जाते हैं? पी ब्लॉक में पाए जाते हैं। सर पी ब्लॉक में तो मेटलॉइड भी होते हैं, नॉन मेटल भी होते हैं। हाँ, लेकिन इन्होंने नॉन मेटल की बात की है, तो नॉन मेटल ग्रुप 13, 14, 15, 16 में पाए जाते हैं, इतना याद रखिएगा। ग्रुप 13, 14, 15, 16 में पाए जाते हैं, ठीक है। नॉन मेटल कौन सी साइड होते हैं? राइट हैंड साइड, मेटलॉइड के ऊपर वाले होते हैं, ठीक है। क्या सर होता है इनके अंदर? इनके अंदर 4 विच हैव 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन इन दी वैलेंस शेल और आउटर मोस्ट शेल। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल में जो बेटा ये जो शेल नहीं होती, वैलेंस शेल, ठीक है, इसको आप वैलेंस शेल बोल दो या आउटर मोस्ट शेल बोल दो। इस शेल के बाहर जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसे आउटर मोस्ट शेल कहते हैं, यानी कि बाहर वाली जो बाहर वाली रिंग है उसे आउटर मोस्ट शेल बोलते हैं, या वैलेंस शेल बोल दो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि बाहर कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, या ये भी बोल सकते हो कि आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। तो कहना क्या चाह रहे हैं? हमने कहा जो ग्रुप हमारे 13, 14, 15, 16 होते हैं, इस नॉन मेटल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, 7 आ सकते हैं, इनके बाहर वाले रिंग में, बाहर वाले वैलेंस शेल में, बाहर वाले आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। सर कैसे एग्जांपल दिए कि जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन आए, 5 आए? तो देखिए, पहला क्रोमियम है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 24। अब क्रोमियम के 24 के एटॉमिक नंबर को के एलिमेंट में डिवाइड करेंगे तो KLMN में 2, 8, 18, 32 में अगर डिवाइड करेंगे, आधे आधे बांटेंगे, तो लास्ट वाले शेल में आएगा 2 और 4 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए क्रोमियम में लास्ट वाले में 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे नॉन मेटल में, ठीक है सर। सर अब कोई एक ऐसा एग्जाम्पल बताइए जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन आते हो। 5, 5, 5। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। 7 को के एलिमेंट में डिवाइड करेंगे, पहले वाले शेल में के में आएंगे 2, फिर एल में आएंगे 5, तो यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। अब समझ गए? फिर हमने कहा सर 6 इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे, कौन सा ऐसा मेटल होगा? हमने कहा 6, 6, 6, हमने कहा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर पता करना पड़ेगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। अब 8 को के एलिमेंट में डिवाइड करेंगे, के एलिमेंट में डिवाइड करेंगे KLMN, तो पहले में 2 आ जाएंगे, ठीक है, फिर 6 आ जाएंगे, क्योंकि हमें 8 लेना है, तो 6 और 2 कितने हुआ? 8, यानी कि देखिए 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, पहले से बता दिया था यहाँ पे। अब हमने कहा सर 7 इलेक्ट्रॉन किस में आते हैं, कौन सा ऐसा एलिमेंट होता है? हमने कहा फ्लोरीन, F में कितने होते हैं? 9। F का एटॉमिक नंबर 9 होता है। अब इस 9 को अगर हम आधा आधा बांटेंगे तो कितना आएगा? K वाले में 2 आएगा, L वाले में 7 आएगा, तो देखिए यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है, 7 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 7 और 2 कितने हुए? 9 हो गए फ्लोरीन के। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर भी हो गया, और जो लास्ट में बचता है उसे कहते हैं हम लोग क्या? वैलेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं। और जहाँ पे कितने पूछे थे इलेक्ट्रॉन, कितने इतने बचने चाहिए, तो बच भी रहे। तो यानी कि इससे ये कंफर्म हो गया कि नॉन मेटल 13, 14, 15, 16 ग्रुप में होते हैं, और इनके अंदर 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और वो 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं? ये एलिमेंट में होते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन, एक को छोड़ के एक ऐसा नॉन मेटल होता है जिसमें हमारे पास
इन सब के अलावा एक अलग से कुछ आता है। क्या आता है? उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन आता है। सर यहाँ तो लिखा नहीं है, तभी तो बोला एक्सेप्शन। ये सारे नॉन मेटल हैं, ये भी नॉन मेटल है। हाइड्रोजन, एक्सेप्शन हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, लेकिन उसमें एक ही एलिमेंट आता है। हमने बताया था ना कि हाइड्रोजन ना अभी नॉन मेटल में है ना मेटल में, ये दोनों तरफ आता है, मेटल नॉन मेटल दोनों तरफ आता है। ठीक है, तो इसलिए इसको एक्सेप्शन लिखा कि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन आता है। ठीक है, अब हम आते हैं बेटा एक्टिविटी 3.7 के पास। आप अपनी एनसीईआरटी में देखो बेटा, एक बार चेक करो, उसमें टेबल बनी होगी ऐसी। इन्हीं ने कहा है आपको 3 सैंपल कलेक्ट करने हैं, आपको 3 सैंपल दिए, कार्बन, सल्फर, आयोडीन। ठीक है, उसमें आपको बताना है कि कौन सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट एलिमेंट है, किसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, किसके अंदर हीट फ्लो होगी, कौन सा सोनोरिटी साउंड देगा, कौन कैसा दिखेगा, मतलब यही सब बताना है। 3 सैंपल दे दिए कलेक्ट करके, कार्बन, सल्फर, आयोडीन, फिर उसके नेचर बताना है, कौन कैसा दिखता है, कौन कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, कौन कितना ज़्यादा कैसा होगा, यानी कि उनकी प्रॉपर्टी बताना है। तो चलिए बेटा हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सल्फर एलिमेंट कौन से? कार्बन, सल्फर, आयोडीन। कार्बन का सिंबल क्या होता है? C। सरफेस, इसका सरफेस सतह कैसी दिखती है? नॉन लस्टरस। भैया कार्बन क्या है? कार्बन एक हमारा कैसा है? कार्बन किस में आता है? कार्बन हमारा आता है किसमें? मेटल है। ठीक है, तो ये नॉन लस्टर है या नॉन मेटल है? ये नॉन मेटल में भी आता है। ठीक है, ये नॉन मेटल हुआ, नॉन लस्टरस हुआ, जो नहीं चमकेगा। नॉन लस्टरस का मतलब जो नहीं चमकेगा। कार्बन की सरफेस एकदम कैसी होती है? खुरदुरी टाइप की थोड़ी सी होती है, जिस कारण ये चमकता नहीं है, इसलिए नॉन लस्टरस। लस्टरस होता तो यानी कि शाइन करता, अगर नॉन लग गया है तो नहीं करेगा। ठीक है, हार्डनेस कैसी होती है? कार्बन हार्ड होता है, एकदम ठोस होता है। क्यों? क्योंकि सॉलिड है, और सॉलिड चीज़ कैसी होगी? हार्ड होगी। अब मिलिएबल बताना है कि मिलिएबल होता है या नहीं होता है। ठीक है, और डक्टाइल बताना है। मिलिएबल का मतलब हमने कल बताया था आपको। ठीक है, और डक्टाइल का मतलब भी बताया था, जो ठोक पीट के एक को शीट में बदल दे और एक छोटे से वायर को तोड़ मोड़ के, बताया था कल। ठीक है, तो वही ना, इसमें मिलिएबिलिटी होगी ना डक्टिलिटी होगी, ना लचीलापन होगा, ना ठोक पीट के आप इसको सीधा कर सकते हो, ना ये होगा हमारे पास। ठीक है, दोनों प्रॉपर्टी नहीं आ रही है, यानी कि कार्बन अभी तक के मिलिएबल और डक्टाइल नहीं है। फिर हमने कहा कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने देखा कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो हमने देखा यहाँ पे आपको ब्रैकेट में कोल और ग्रेफाइट भी दिया हुआ है। आप देखिएगा टेबल में लिखा होगा, कार्बन के बाद लिखा होगा कोल और ग्रेफाइट, तो हमने कोल और ग्रेफाइट की जगह ग्रेफाइट ले लिया। आप कोल भी ले सकते हो। तो हमने कहा क्या इलेक्ट्रिसिटी, कार्बन में ग्रेफाइट और कोल क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है क्योंकि कार्बन जो होता है बेटा, वो एक से ज़्यादा फॉर्म में होता है, एक या एक से ज़्यादा फॉर्म में पाया जाता है। किसके फॉर्म में? ग्रेफाइट के भी फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, और जिसको हम लोग बोलते हैं, जब एक कार्बन एक से ज़्यादा फॉर्म में पाया जाता है। ऐसा सुनो, मैं आपको बता रहा हूँ ये क्यों लिखा हुआ है। कार्बन के जस्ट बगल में ऐसा कोल और ग्रेफाइट क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि बेटा जो हमारा कार्बन होता है, कार्बन जो होता है वो प्रेजेंट होता है एलोट्रोप के फॉर्म में। एलोट्रोप का मतलब होता है जिसमें एक ही एटम हो, लेकिन उसका अरेंजमेंट अलग अलग तरीके से हो। मान लो क्लास में बच्चे आप हो, ठीक है, आप बैठे हो क्लास में, आपके अलावा भी कोई एक लड़का बैठा है आपके बगल में, वो भी वही पढ़ता है जो आप पढ़ते हो, पढ़ाई करते हो, लेकिन वो स्मार्ट स्टडी करता है और आप दिन भर रात भर पढ़ लो। आप पढ़ लो ज़्यादा टाइम, देखिए वो कम टाइम में ज़्यादा पढ़ ले रहा है, लेकिन है वही सेम क्लास में, है एक ही तरह दिमाग। तो कार्बन के अंदर भी होता है एलोट्रोप, यानी कि कार्बन भी पाए जाते हैं कई डिफरेंट फॉर्म में, उसको कहते हैं एलोट्रोप। और एलोट्रोप के अंदर जो डिफरेंट कार्बन की 2 फॉर्म होती हैं, एक होती है हमारी डायमंड, ठीक है, और एक होती है हमारी ग्रेफाइट। इसीलिए ग्रेफाइट लिया कि कार्बन का ही एग्जाम्पल होता है ग्रेफाइट, और डायमंड भी होता है, ठीक है, और कोल भी है वहाँ पे। तो हमने कहा अब ग्रेफाइट है हमारे पास, तो क्या ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी, फ्लो करेगी? तो हमने कहा हाँ करेगी। अभी जैसे हमने अभी आपको बताया था कि ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। क्यों करेगी? क्योंकि इसलिए करेगी क्योंकि ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है और एक इलेक्ट्रॉन खाली होता है, और जहाँ इलेक्ट्रॉन खाली होगा वहाँ ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। सोनोरिटी का मतलब बताया कि कैसी आवाज़ आती है
कि जब स्कूल की बेल बजती है कैसे आती है, सोनोरिटी साउंड उसी को कहते हैं। तो इसमें सोनोरिटी साउंड होगा? नहीं होगा, क्योंकि भैया नॉन लस्ट्रस है, हार्ड है। नॉन लस्ट्रस का मतलब चमकेगा नहीं, यानी कि मेटल टाइप का नहीं हुआ। अब मेटल नहीं होगा तो सोनोरिटी भी नहीं होगी। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब हमने कहा सल्फर, सल्फर का सिंबल क्या होता है? एस। ये कैसा होता है? नॉन लस्ट्रस, ये भी चमकता नहीं है। ये क्या होता है? ये भी एक मेटल है। अब ये कैसा होगा? सॉफ्ट होगा। सॉफ्ट क्यों कहा यहाँ पे? इसकी हार्डनेस कैसी होगी? सॉफ्ट। ये इजीली कट जाएगा नाइफ से विद द हेल्प ऑफ नाइफ। सॉफ्ट होता है भैया, ठीक है, ये पता चल गया। मेलेबल डक्टाइल होगा? नहीं होगा सर, मेलेबल डक्टाइल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्या सर इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी? नहीं होगी, नो, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, क्योंकि नॉन मेटल है, नॉन मेटल है। और नॉन मेटल जो होता है वो बैड कंडक्टर्स होते हैं, जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो होगी। आयोडीन क्या है? आयोडीन भी नॉन मेटल है। सिंबल क्या है? आई। ये कैसा होता है हमारे पास? लस्ट्रस। सर नॉन मेटल है फिर भी चमक रहा है, क्योंकि ये एक्सेप्शन केस है बेटा। नॉन मेटल होता है, आयोडीन नॉन मेटल होता है, आयोडीन नॉन मेटल होता है, लेकिन ये लस्ट्रस होता है, एक्सेप्शनल केस है। नॉन मेटल होते साथ ही भी चमकता है नॉन मेटल। तो हमने कहा ये कौन से फॉर्म में होगा? हार्डनेस कितना होगा? भैया नॉन मेटल जो होगा हमारा, ये आयोडीन होगा, ये लिक्विड फॉर्म में होगा। देखा होगा समुद्र किनारे कितना फैला रहता है, तो यहाँ पे ये इसकी जो हार्डनेस होगी ये लिक्विड फॉर्म में होगा। मेलिएबल डक्टाइल होगा? भैया इसमें कोई लचीलापन या इसको ठोक पीट के एकदम सपाट थोड़ी ना बना पाओगे जब लिक्विड है। ठीक है सर, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी? नहीं करेगी। सर इसमें सोनोरिटी नहीं आएगा, लिक्विड है भैया। ठीक है, इतनी बात समझ गए टेबल? चलिए ठीक है, अब हम लोग बेटा आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें लिखा है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ये हमने ऊपर लिख दिया क्योंकि यहाँ पे जगह कम थी। अब हमें बताना है यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल की। चलिए देखते हैं क्या होता है। मेटल, ऑल आर मेटल्स। कौन से भैया? कौन मेटल है? मेटल तो है, लेकिन कौन से मेटल है? मेटल है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, और भी मेटल है ढेर सारे। ये सब के सब मेटल होते हैं। सर ये सब के सब अगर मेटल होते हैं तो कौन सा मेटल नहीं होता जो मेटल होते के साथ ही भी मेटल ना हो? एक्सेप्शन, मरकरी और गैलियम होते, ये भी मेटल के अंदर आते हैं, लेकिन ये मेटल नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं। ये रूम टेम्परेचर पे कैसे होते हैं बेटा? ये लिक्विड होते हैं। इनको हाथ पे रखोगे या रूम टेम्परेचर पे ऐसे ही कहीं रख दोगे खुला तो ये पिघल जाएंगे। कौन कौन से हैं? मरकरी और गैलियम। ठीक है सर, अब इधर बताइए और मेटल में क्या होता है? मेटल हैव जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल में हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि मेटल सॉलिड होते हैं, और जो चीज़ सॉलिड होती है वो तेज़ी से पकड़ी हुई होती हैं। जब तेज़ी से पकड़ी हुई होंगी तो ज़्यादा हार्ड होंगी, और जब ज़्यादा हार्ड होंगी तो ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। जब ज़्यादा हीट देंगे तब जाके कहीं से ये टूटेगा। तो ज़्यादा हीट लेने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट भी हाई हुई, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई हुई। बॉयल पॉइंट यानी कि बॉयल करने वाला, किसी हार्ड चीज़ को तोड़ लो हीट दे दे के या इलेक्ट्रिसिटी दे दे के, तो ज़्यादा हीट दोगे तो ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगी, हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट होगी। कोई चीज़ सॉलिड है, पकड़ा हुआ है, अब उसको तोड़ने के लिए भी ज़्यादा एनर्जी चाहिए देने के लिए, तो ज़्यादा एनर्जी देने के लिए ज़्यादा हीट दोगे तो बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो जाएगा? हाई हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट कैसा? हाई हो जाएगा। एक्सेप्शन बताइए सर। एक्सेप्शन जो मेटल है, अब सारे मेटल क्या जो होते हैं हमारे हाई बॉइलिंग पॉइंट हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। सर एक होता है ऐसा जो हाई मेल्टिंग पॉइंट, जो मेटल होने के बावजूद भी वो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। कौन सा? मरकरी, अभी जस्ट ऊपर पढ़ा। गैलियम पढ़ा, मरकरी पढ़ा। भैया ये रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? मेल्ट हो जाता है, बस बात खत्म। और मेटल क्या होते हैं? मेटल लस्ट्रस होते हैं। देखिए लिखा हुआ है मेटल लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब क्या होता है? लस्ट्रस का मतलब होता है जो शाइन करता हो, शाइनी हो, चमकना हो। ठीक है सर, नॉन मेटल किसे कहते हैं? नॉन मेटल में बेटा पहले भी बता चुके हैं अभी। नॉन मेटल 3 स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में आता है कार्बन, फास्फोरस एग्जाम्पल। लिक्विड में आता है ब्रोमीन। गैसेस में बहुत सारी गैसेस हैं हमारे पास, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सारी चीज़ें आती हैं। सर नॉन मेटल और क्या होता है? नॉन मेटल, इधर तो मेटल तो हाई मेल्टिंग पॉइंट हाई बॉइलिंग पॉइंट होती है, तो नॉन मेटल कैसा होगा? अरे नॉन मेटल जल्दी से आसानी से घुल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है ही नहीं। तो नॉन मेटल जो होता है उसकी लो मेल्टिंग पॉइंट
लो बॉइलिंग पॉइंट होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट। जो इधर हार्ड थी मेल्टिंग पॉइंट हाई थी, इधर लो हो जाएगी। सर अब एक्सेप्शन बताइए, जो नॉन मेटल्स आते होते भी उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई हो, तो वो एग्जाम्पल होते हैं सिलिकॉन, कार्बन, बोरॉन होते हैं। इनकी हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट होती है। ठीक है सर, आयोडीन क्या होता है फिर? अब देखिए आयोडीन लिखा हुआ है, अभी हमने यहाँ पे कहा था कि आयोडीन नॉन मेटल है, तो देखिए लिखा है आयोडीन इज नॉन मेटल बट लस्ट्रस, लेकिन चमकता है। ठीक है, अब बेटा बुक में आपकी एनसीईआरटी में और इसके नीचे पॉइंट दिए वो आप नोट कर लिएगा। ठीक है, एक कार्बन वाला जो हमने बताया था कि कार्बन जो होता है बेटा डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी कि कार्बन दो या दो से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कार्बन के अंदर दो और फॉर्म आती है, कौन सी आती है? ग्रेफाइट और डायमंड भी आता है। ये कार्बन के ही एग्जाम्पल होते हैं। सर ये कैसे बता रहे हैं कि कार्बन के अंदर ही ग्रेफाइट और डायमंड आता है? कार्बन का एग्जाम्पल डायमंड भी है और ग्रेफाइट भी है। क्यों? क्योंकि बेटा ये सब एलोट्रोप है। ये सब क्या है? एलोट्रोप है। अभी हमने बताया था एलोट्रोप है। एलोट्रोप का मतलब होता है जिसमें सेम एलिमेंट्स हों, सेम एलिमेंट से बना हो कोई एक चीज़, लेकिन उसका अरेंजमेंट अलग अलग तरीके से हो। यानी कि ये चौक है, मान लिया हमने कहा ये चौक है, अब हमने इसको तोड़ेंगे तो उसके अंदर एक ही चीज़ से बनी होगी, लेकिन क्या पता कोई बंदा, दूसरा बंदा इसी चौक को कुछ पैटर्न दे दे, कुछ क्यूब फॉर्म में बना दे। हमने कहा इस चौक को हमने ऐसे लंबी लंबी बनाई, किसी ने इसी चौक को इसी को एकदम पाउडर के फॉर्म में लिया और उसको स्क्वायर में बना दिया या ट्रायंगल में बना दिया। है एक ही लेकिन अलग अलग तरीके से बना दिया। तो एलोट्रोप का भी मतलब होता है कि सेम एलिमेंट हो लेकिन उसका जो अरेंजमेंट हो वो कैसा हो? डिफरेंट हो, उसी को कहते हैं एलोट्रोप। और इसीलिए एलोट्रोप के दो एग्जाम्पल होते हैं, एक होता है हमारा डायमंड और एक होता है हमारा ग्रेफाइट। DG लिखा है, डायमंड ग्रेफाइट नहीं दिखाई दे रहा है, डायमंड ग्रेफाइट। ठीक है, इसीलिए हम लोग कहते हैं इसके दो एलोट्रोप होते हैं कार्बन के, इसीलिए आपकी बुक में दिया हुआ है ऐसे। ठीक है, तो नोट करिए जल्दी बेटा इसको। अब देखिए बेटा आपके पास एक्टिविटी 3.8 आ गई। ठीक है, 3.8 ये आपकी एक्टिविटी है। इसमें क्या बताना है? इसमें कुछ मैंने बहुत बड़े से डायग्राम बनाए हैं, आपकी बुक में नहीं बनाए, इसको देख के आप ट्राई करना। ठीक है, तो इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है? आपको दो चीज़ें परफॉर्म करनी है। एक आपको मैग्नीशियम रिबन लेना है और दूसरा आपको क्या लेना है? सल्फ़र का पाउडर लेना है, उसको वाटर में मिलाना है और मैग्नीशियम रिबन की राख को वाटर में मिलाना है और उसमें लिटमस पेपर डाल के चेक करना है। चलिए मैं बताता हूँ पूरा स्टेप। ठीक है, देखिए ये क्या है? बंसन बर्नर, इसे क्या बोलते हैं? ध्यान से सुनिएगा बेटा, बंसन बर्नर, जिसमें से एक स्पिरिट लैम्प की तरह होता है जिसमें। ठीक है, ये बंसन बर्नर को ऑन किया, स्टार्टिंग से बता रहे हैं, ऑन किया, आग जली, फिर हमने एक चिमटा टोंग की मदद से इसमें अंदर हमने फंसाया क्या? मैग्नीशियम का रिबन फंसाया। ये जो लगा है बेटा इसको बोलते हैं मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, हमने चिमटा लिया टोंग, उसमें मैग्नीशियम रिबन को फंसाया, फंसाने के बाद बंसन बर्नर के पास लेके आए, बंसन बर्नर को खोला, हीट करा, जलाया। बंसन बर्नर ने हम यूँ पकड़े हुए टोंग से। ठीक है, किसको पकड़े हुए? हम पकड़े मैग्नीशियम रिबन को, और ये बंसन बर्नर जला रहा है मैग्नीशियम रिबन को, जलाया, उसकी राख बन गई। अब उसकी राख को हमने यहाँ रखा प्लेट में, प्लेट को कहते हैं वॉच ग्लास। इस वॉच ग्लास में हमने एशेस ऑफ मैग्नीशियम रिबन रख दी। ठीक है, अब रखने के बाद हमने इसको उठाया, अब हमने क्या करा? इसको वाटर में ऐड करना है। तो हमने 2 बीकर लिए, पहले 2 बीकर, इस पे ना ध्यान दिएगा, 2 बीकर लिए और 2 बीकर के अंदर क्या है? पानी है। क्या है? पानी है, वाटर है। ठीक है, फिर हमने जो राख बनी थी बंसन बर्नर से, जो हमने हीट किया था मैग्नीशियम को, मैग्नीशियम की राख बन गई, एशेस ऑफ मैग्नीशियम। इसको उठाया, 2 बीकर अलग अलग लिए, उसमें पानी लिए, एक में डाला, फिर थोड़ी सी हमने राख ली, इसमें डाली और घुमा दिया, मिक्स कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है सर? अब हमें यहाँ पे चेक करना है ये सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है।
तो अब ये जो डाला है हमने यहाँ पे एक लिटमस पेपर डाला, एक ब्लू लिटमस पेपर डाला, एक रेड लिटमस पेपर डाला। अब हमें चेक करना है कौन सा कलर किसका चेंज हुआ। अगर ब्लू से रेड हुआ होगा, अगर ब्लू से, देखिए यहाँ पे शॉर्टकट में हमने लिख दिया, यहाँ पे ये पहले का सेकंड चैप्टर का लिख दिया। अगर ब्लू से रेड में चेंज होगा तो एसिड होगा, अगर रेड से ब्लू में जाएगा तो बेस होगा। तो देखिए हमने यहाँ पे देखा है कि ब्लू वाला जो लिटमस पेपर है ये सेम एज इट इज है, कोई फर्क नहीं पड़ा है। इसको सॉल्यूशन में डाला था, ये ब्लू का ब्लू रह गया है। ठीक है सर, यानी कि ब्लू का ब्लू रह गया। ठीक है, इसको हमने डाला ब्लू लिटमस को और ये कैसा रह गया, ब्लू ले गया, यानी कि बेस तो नहीं है। ये क्या पता बेस है या नहीं है। ठीक है, नहीं ये सॉरी ये वाला है, ये वाला है, सॉरी। ठीक है, तो अब हमने दूसरा डाला लिटमस पेपर, तो हमने देखा जो रेड लिटमस पेपर था हमारा, रेड लिटमस पेपर था वो ब्लू में चेंज हो गया। तो रेड लिटमस था ब्लू में चेंज हुआ, यानी कि ये बेसिक सॉल्यूशन है, एसिडिक नहीं है। ये है, ये है। ये हमने छोटा सा शॉर्टकट लिख दिया ताकि आपको प्रीवियस यानी कि सेकंड चैप्टर से पता चल जाए। तो हमने यहाँ पे डुबोया तो रेड लिटमस पेपर किस में चेंज हो गया, ब्लू में चेंज हो गया। और जो ब्लू में चेंज होता है वो क्या होता है, बेस होता है। यानी कि नॉन मेटल जो है हमारा, नॉन मेटल जो है वो बेसिक ऑक्साइड भी बनाता है। तो अब देखिए जो हमने ये सब तीन तांबड़ा किया है, इसी को एक रिएक्शन बैलेंस में करते हैं। पहले हमने क्या लिया, मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम लिखा। फिर हमने किससे जलाया, हीट किया, इग्नाइट किया। जब हीट करोगे, जलाओगे तो आसपास एयर भी होगी और एयर को कहते हैं ऑक्सीजन। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट हुआ क्योंकि जलने में भी ऑक्सीजन चाहिए होती, तो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये बेटा एस लिखा है, यानी कि इसका फेस यानी कि किस स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड में पाया जाता है। ऑक्सीजन गैस में होती है, मैग्नीशियम सॉलिड में होता है। ठीक है, फिर हमने इस मैग्नीशियम को लिया, पानी में डुबो दिया। इस मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बन गया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना था, इसको उठा के पानी में डाला। अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड था इसके अंदर क्या मिलाया, पानी। पानी क्या होता है, लिक्विड। मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड होता है, स्टेट। फिर ये दोनों रिएक्ट हुए, क्या बनाया, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस, एक्वस में है। एक्वस का मतलब पानी भी मिला हुआ है, एक्वस का मतलब पानी। तो ये बना। अब हमें ये जो बना है ये बन गया सॉल्यूशन, घोल के मिला दिया। ये जो बना है एशेस और वाटर मिला के घोला, तो ये बना। अब इसके अंदर हमने डाले लिटमस पेपर। जब लिटमस पेपर डाले, चेक्ड बाय रेड लिटमस पेपर, जब हमने रेड लिटमस पेपर से चेक किया तो हमें यहाँ पे ब्लू मिला, टर्न्स ब्लू। तो इससे ये साबित हो गया कि ये बेस है, क्योंकि रेड लिटमस टर्न्स होता है ब्लू में और इसको क्या कहते हैं, बेस। ये हो गया। ठीक है, इतना समझे। ठीक है, अब हम चलते हैं, इसी में दूसरा स्टेप दिया हुआ है कि अब हमें मैग्नीशियम रिबन की जगह सल्फर पाउडर लेना है। तो चलिए सल्फर पाउडर लेते हैं। ये हमारे पास सल्फर पाउडर लेना है। एक वॉच गिलास है, इंग्लिश में कहते हैं वॉच गिलास, हिंदी में कहते हैं प्लेट हम लोग। ठीक है, इस वॉच गिलास के अंदर क्या पड़ा है, सल्फर पाउडर पड़ा है। अब इस सल्फर पाउडर को हमने चम्मच लिया, यानी कि स्पून लिया। स्पून से हमने इसको ऐसे उठाया, ऐसे उठाया। उठाने के बाद हमने यहाँ पे ये बंसन बर्नर रखा था जिससे हीट करते हैं। ठीक है, अब हमने इसके ऊपर जाके चम्मच रख दिया ताकि गर्म होता रहे। और चम्मच के ऊपर क्या है, स्पून के ऊपर क्या है, सल्फर का पाउडर है। स्पून है और बंसन बर्नर पे रख दिया। अब हमने बगल से एक स्टैंड लगाया और उस स्टैंड में हमने एक उल्टा टेस्ट ट्यूब यूँ लगा दिया ताकि इसमें से जो निकलने वाली फ्यूम्स है, जो वेपर्स है, फ्यूम्स है सल्फर पाउडर के, वो इसके अंदर चले जाए। ठीक है, इसके अंदर चले जाए, इसलिए इन्वर्टेड ये जो हमने लगाया है ये बेटा इन्वर्टेड का मतलब उल्टा टेस्ट ट्यूब लगा दिया, इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब लगा दिया। क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ से जो सल्फर पाउडर उठाया था उसको यहाँ पे हम हीट कर रहे थे बंसन बर्नर से, जिसके अंदर से फ्यूम निकलेगी वो इसके अंदर चली जाएंगी। इसके अंदर जब चली जाएंगी तो अंदर कलेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि हमें अंदर कलेक्ट करना है, फ्यूम्स को पकड़ थोड़ी ना सकते। तो एक यही इलाज है, यही रास्ता है। तो इसके अंदर जाने लगी। फिर हमने क्या किया, इसके अंदर जो फ्यूम्स चली गई हैं उसको जल्दी से हमने बंद किया, कॉर्क लगाया रबड़ वाला। फिर इसके अंदर धीमे धीमे हमने पानी ऐड किया।
क्या ऐड किया, पानी ऐड करा। अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, यानी कि इसको टेस्ट ट्यूब के अंदर में क्या ऐड किया, पानी। तो जैसे कि यहाँ पे हमने 2 बार बीकर में लिटमस पेपर चेक किया था, तो वैसे भी इसके अंदर हमने क्या करा, इसी टेस्ट ट्यूब को 2 बार नहीं करना, यही टेस्ट ट्यूब है, और इसके अंदर हमने पानी ऐड करा। जैसे ही हमने पानी ऐड किया, पानी ऐड करा, उसको बंद कर दिया जल्दी से ताकि वेपर से उड़ ना जाए। फिर इसके अंदर धीमे से लिटमस पेपर डाला, सॉल्यूशन बन गया अंदर इसमें, ठीक है। लिटमस पेपर डाला, कौन सा डाला, रेड लिटमस पेपर डाला। तो जब रेड लिटमस पेपर डाला तो कोई चेंजेस नहीं हुए, नॉट अफेक्टेड, कोई बदलाव नहीं हुआ, जैसा रेड का रेड लिटमस पेपर था वैसे ही था, ठीक है। फिर हमने इसको निकाला, इसको निकाला, यही है, ये दोनों टेस्ट ट्यूब 2 नहीं है, एक ही है, लेकिन हम आपको अलग अलग दिखा रहे हैं। फिर इसमें से लिटमस पेपर निकाला, फिर हमने दोबारा ब्लू डाला, ब्लू लिटमस पेपर डाला, ये इसी के अंदर है, ठीक है, इसके अंदर डाला। जैसे ब्लू लिटमस पेपर डाला वो चेंज हो गया रेड में, तो रेड 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 रेड, ये ब्लू लिटमस पेपर डाला तो रेड में चेंज हो गया, यानी कि ये एसिड है, यानी कि जो हम लोग सल्फर पाउडर लेके कर रहे हैं उसका आंसर एसिडिक आ रहा है, और जो हम लोग मैग्नीशियम रिबन ले रहे हैं वो बेसिक आ रहा है सॉल्यूशन, ये बेसिक, ये एसिडिक। तो अब हमने देखा ये रेड में बदल गया। तो अभी इसी चीज़ को हम लोग इक्वेशन में करते हैं। तो पहले हमने क्या लिया था, सल्फर पाउडर लिया था, चम्मच से इसके ऊपर आग दे दे के हीट करने लगी, नीचे चम्मच गर्म हुआ तो फ्यूम्स बन के ऊपर गई, तो सल्फर लिया, सल्फर आया। अब हीट कर रहे हो तो ऑक्सीजन भी होगी, तो ऑक्सीजन क्या बना, सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। अब इस सल्फर डाइऑक्साइड को हमने जो अंदर चली गई हैं उसको हमने टेढ़ा किया, जल्दी से सीधा किया और हाथ रखा, दबा रहे। फिर हमने क्या करा, उसके अंदर पानी डाला, पानी डाला H2O, ठीक है, अंदर इसमें जाके चिपक जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चे समझ रहे हैं कि सर ये तो फ्यूम्स है निकल जाएंगी, जाके टेस्ट ट्यूब में चिपक जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगी, क्योंकि ये थोड़ी सी स्टिकी भी होती है, ठीक है। अब ये SO2 और H2O में जैसे ही आपस में रिएक्शन हुई तो उसने बनाया H2SO3 बनाया, ठीक है। H2SO3 के बनने के बाद फिर हमने इसमें लिटमस पेपर डाला। जब हमने चेक किया किससे, ब्लू से, रेड से चेक किया तो कोई इफेक्ट नहीं आया। जब हमने जैसे ही इसको चेक किया ब्लू लिटमस से, इससे चेक किया, इससे तो कोई रिएक्शन हुई नहीं थी क्योंकि सेम एज इट इज सेम रहा था, नॉट इफेक्टेड। जैसे ही H2SO3 को ब्लू से चेक किया, ब्लू लिटमस से, तो ये ब्लू लिटमस किस में बदल गया, रेड में बदल गया, और इससे पता चला ये सॉल्यूशन हमारा कैसा है, एसिडिक है, ठीक है। तो यही एक छोटी सी बेटा आपकी एक्टिविटी थी, तो थोड़ी सी बच्चों को टफ लगती है। ये याद रखिएगा कि ये मैग्नीशियम रिबन वाले नॉन मेटल जो होते हैं बेसिकली ये मेटल के ऑक्साइड भी बनाते हैं, और ये जो होते हैं ये क्या बनाते हैं, बेस बनाते हैं। हमारा क्या बनाते हैं, ये जो है हमारे ये बेस बनाते हैं, सॉरी ये बेस है, ये बेस है, ठीक है, और ये ऑक्साइड है, ठीक है। बेस कैसे हुए, देखिए यहाँ पे क्या बना रहा है, ब्लू बना रहा है, तो ये बेस हुए, और ये क्या बना रहा है, रेड में चेंज हो रहा है, यानी कि ये एसिडिक है, ये बेसिक, ये एसिडिक। आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए। अब देखिए बेटा आप लोग के पास क्वेश्चन आंसर आए हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर बहुत छोटे छोटे हैं, क्वेश्चन आंसर ज़्यादा नहीं है। ये पूछ रहे हैं गिव अ एग्जाम्पल ऑफ मेटल, ठीक है। इन्होंने पूछा है कौन कौन से मेटल हैं। पहला इन्होंने का जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, इज़ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड बन जाए वो कौन सा मेटल है, मरकरी, मरकरी का सिंबल Hg, ठीक है। दूसरा क्या है, कैन बी इजीली कट विथ नाइफ, जो आसानी से छुरी से कट जाए वो कौन सा मेटल है, सोडियम। बहुत देर से पढ़ते चले आ रहे हैं, बहुत बेकार क्वेश्चन है, सोडियम, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो है बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट का मतलब जिसके अंदर हीट का फ्लो हो, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो जाए, वो कौन से मेटल होते हैं, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम। ये तो 3 ही है, और भी होते हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन है, इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, जिसके अंदर हीट फ्लो ना कर सके, पुअर कंडक्टर हो। वुड, लकड़ी, लकड़ी के अंदर कहाँ हो सकती है, पेपर एक्सेट्रा, और भी चीज़ें। अब इनका बेटा यहाँ पे देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन जो है, डिफाइन या एक्सप्लेन मैलिएबल या डक्टाइल। मैलिएबल का मतलब हमने क्या बताया था आपको, मैलिएबल का मतलब था इज वन विच आ थिन शीट कैन बी इजली फॉर्म बाय हैमरिंग और रोलिंग। कहने का मसला ये है कि मैलिएबल का मतलब होता है जो चीज़ लचीली हो,
जिसको हम ठोक पीट के एकदम सपाट बना दे, उसे कहते हैं मैलिएबल। देखिए यहाँ पे हैमरिंग का मतलब हथौड़ा वगैरह मार के या उसको रोल कर दे तो एक थिन शीट में बदल जाएगी, उसी को मैलिएबल कहते हैं। डक्टाइल का मतलब क्या होता है? डक्टाइल और डक्टिलिटी का मतलब भी होता है एबल टू डिफॉर्म विदाउट लूजिंग टफनेस और नॉट ब्रिटिल। ये कह रहे हैं डक्टाइल वो होता है जिसको तोड़ मोड़ सकते हैं। एबल टू डिफॉर्म का मतलब होता है जिसका शेप चेंज कर सकते हैं। आपने वायर के बारे में हमने बताया था कि वायर को यूँ तोड़ दो, मोड़ दो, फिर सीधा कर दो। अपनी जो टफनेस होती है, अपनी जो हार्डनेस होती है वो लूज़ नहीं करता है, उसको चाहे जितना मोड़ दो। लेकिन ये डक्टाइल जो होते हैं वो ब्रिटिल नहीं होते। ब्रिटिल का मतलब होता है कड़क, जैसे कि ये टूट गया, ये कड़क है, ये है तो सॉलिड लेकिन ये कड़क है। तो ब्रिटिल का मतलब कड़क, जैसे कि चाय पीते हो, बिस्किट डालते हो, कड़क होता है, टूट जाता है, ठीक है। तो डक्टाइल ये, लेकिन डक्टाइल जो है हमारा ब्रिटिल नहीं होता है। ये कैसा होता है? लूज़ कर देता है अपनी टफनेस को, लेकिन टफ होता है, लेकिन लूज़ कर देता है, तोड़ मोड़ सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे एक नए एक्टिविटी के साथ। और बेटा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए और शेयर करिए ज़्यादा। थैंक यू।